Welcome friends to the detailed analysis of GST on bank and checklist for bank audit। ये है आज का अपना टॉपिक जिसके अंदर हम देखेंगे कि जीएसटी का क्या इफ़ेक्ट आता है बैंक के अंदर और चेकलिस्ट फॉर बैंक ऑडिट, यानी हम बैंक ऑडिट के लिए जाएंगे तो जीएसटी का क्या हमने चेक करना चाहिए। और ये अपना पार्ट 9 ऑफ लर्न फ्रॉम होम सीरीज़ ऑफ जीएसटी है। तो लेट्स स्टार्ट। Myself, CA Umesh Sharma, welcome you all for this detailed analysis of GST on bank and checklist for bank audit। चलो फटाफट शुरू करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से और फटाफट ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को और क्या इसमें से हमको लेना चाहिए वो पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन बैंक ऑडिट्स का, फिर सेक्शंस सीजीएसटी के और एजीएसटी के जो बैंक ऑडिट के अंदर काम आने वाले हैं, फिर रूल्स सीजीएसटी के, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऑप्शंस, फिर शेड्यूल एंट्री जो बैंकिंग सेक्टर को एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो बैंक्स को लगता है, टीडीएस के प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट एआर और कुछ जजमेंट्स है क्या, इंपॉर्टेंट जीएसटी के सर्कुलर्स, एफएक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड, और चेकलिस्ट फॉर द बैंक ऑडिटर ये अपना एक मेन रहने वाला है, और लास्ट में है कंक्लूजन। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले तो ये जो बैंक ऑडिट है इसके अंदर बैंक आजकल अलग अलग सर्विसेज देती है। ऑनलाइन बैंकिंग भी होती है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी, फॉरेन ट्रांजैक्शंस और न जाने कितनी सारी सर्विसेज आजकल बैंक्स देती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 तरीके के बैंक्स हो गए। 1 इज़ द नेशनलाइज्ड बैंक, सेकेंड इज़ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, देन कोऑपरेटिव बैंक्स। और जो ऑडिटर्स रहते हैं उनको भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, कंकरेंट ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर एंड जीएसटी ऑडिटर। तो ऐसे 4 ऑडिटर्स रहेंगे और ये जो ऑडिटर्स रहते हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं जीएसटी की भी चेकिंग की, टैक्स कंप्लायंस की जिम्मेदारी आ जाती है। तो ये एक स्पेशलाइज एरिया है, इसका वर्किंग नॉलेज सभी ऑडिटर्स को रहना चाहिए, उस हिसाब से ये बुकलेट बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शंस ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी एक्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द बैंक्स। लेट्स स्टार्ट। तो पहला डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 का, गुड्स का। ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर दिया है कि गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन मनी एंड सिक्योरिटीज़, क्योंकि ये मनी एंड सिक्योरिटीज़ गुड्स के डेफिनेशंस में नहीं आते और इसी के अंदर बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कुछ ट्रांजैक्शंस और कुछ काम भी इसमें आ जाता है। तो व्हाट इज़ मीन बाय मनी? मनी का भी डेफिनेशन दिया है। मनी यानी जो हमारे करेंसी है, चेक्स है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज हुए हैं और वो लीगल टेंडर बोल के इंडिया में चलते हैं, तो इनको हम मनीज कहते हैं और ये गुड्स के डेफिनेशंस के अंदर नहीं आते। फिर नेक्स्ट आती है सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशंस। सिक्योरिटी की डेफिनेशंस ये सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 से ली गई है। इसके अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बैंकिंग सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है वो है सर्विस, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ये सर्विस सेक्टर में आता है। तो सर्विसेज के डेफिनेशन में क्या दिया है? उसमें दिया है अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़, बट includes transaction related to money and securities and conversion in cash or any other mode or in any other form, currency or denominations in other form for which separate consideration is charged। तो ये है सबसे महन डेफिनेशन जो बैंकिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड है और ये सर्विसेज के डेफिनेशन से हमको मिलती है। और आगे से 1 फरवरी 2019 से सर्विसेज के अंदर रिमूवल ऑफ डाउट्स के लिए इंक्लूड कर दिया था फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज़ ऑल्सो। अब ये ही मेन है हमारा सर्विस का डेफिनेशन जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ को जीएसटी के दायरे में लेके आ जाता है। अब चलते हैं हम सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन है। इसके अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड क्या खास है? तो यहाँ पर दिया है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज to any person shall be the location of the recipient of the services on the record of supplier of the services। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो अकाउंट होल्डर रहता है जिसने बैंक में अकाउंट खोला है, उसका जो बैंक के अंदर एड्रेस है वो लोकेशन मानी जाएगी हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज निकालने के लिए। इसी के लिए KYC जो रहता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चेक करना कि प्रॉपरली एड्रेस आया है या नहीं आया है अकाउंट होल्डर का। तो ये GST के अंदर भी KYC का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर है सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट, ये आउट ऑफ इंडिया सर्विसेज के लिए है, पर इसमें क्या दिया गया है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, यानी बैंक का ही लोकेशन माना जाएगा। कौन से चीज़ों के अंदर, अगर उस बैंकिंग कंपनी ने उसके अकाउंट होल्डर को सर्विसेज दी है और अगर वो लोकेशन भले ही आउटसाइड इंडिया की भी रही तो भी अकाउंट होल्डर इंडिया का है, तो इम्पॉर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर। और इसी सेक्शन 13 के अंदर हमको मिलती है डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिया है वो अकाउंट जहाँ पर इंटरेस्ट बियरिंग है, डिपॉजिटर एंड इंक्लूड्स नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ऑल्सो। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दी गई है बैंकिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन, बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कई बार हमको इशू आता है कि ये पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी है या नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 45A के हिसाब से जो मीनिंग को असाइन हो जाता है वही मीनिंग यहाँ पर बैंकिंग कंपनी के लिए GST में असाइन होता है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी डेफिनेशन है, वो 45I ऑफ RBI एक्ट 1934 से है। फिर नॉन बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कंपनी। और फिर नॉन बैंकिंग कंपनी के अंदर कुछ नोटिफिकेशंस या कुछ RBI के थ्रू भी उनके प्रायर अप्रूवल के ये इशू हो सकते हैं कि हु इज़ अ नॉन बैंकिंग कंपनी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, वो है ITC का सेक्शन 17(4). ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग कंपनी के रिलेटेड ITC के कुछ सेक्शंस या कुछ स्पेसिफिकल एक एस्पेक्ट दिया है, एक ऑप्शन दी है। वो क्या है कि बैंक्स को ऑप्शन रहेगा कि उनको 17(2) के हिसाब से फुल ITC लेना है या उनको 50% ही ITC लेना है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के इनपुट्स के, कैपिटल गुड्स के और सर्विसेज के उस मंथ के अंदर, और जो बचा हुआ है वो लैप्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो खर्चे में डालना पड़ेगा रूल 38 के हिसाब से। तो हम आगे भी देखेंगे डिटेल में ITC का। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये 50% ऑप्शन ले लिया तो ये आगे विड्रॉ नहीं हो सकता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ ये जो 50% का रिस्ट्रिक्शन है ये अप्लाई कहाँ नहीं होगा, वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर, यानी एक स्टेट में बैंक ऑफ बड़ौदा है और गुजरात में है और दूसरी महाराष्ट्र में है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के दोनों ब्रांचेस के बीच में अगर होता है दोनों अलग अलग स्टेट में, तो वहाँ पर अगर कोई ITC लग के सर्विसेज आती है GST लग के तो 100% ITC मिलेगा, वहाँ 50% का फॉर्मूला नहीं करना है काम। अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द TDS प्रोविजंस फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। यस दोस्तों, जहाँ पर बैंक की 51%, ये गवर्नमेंट की 51% शेयर होल्डिंग है उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ जाएगी और बैंक्स को TDS काटना मस्ट है। तो ऑडिट के अंदर TDS के प्रोविजंस हमको देखना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और मेरे हिसाब से ऑडिट में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। फिर सेक्शन 150 है जो फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, पर अभी तक इसको ऑपरेशनल नहीं किया है। अब चलते हैं हम रूल्स के तरफ, जो बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड रूल्स है। CGST एक्ट के कौन से रूल है, तो उसमें सबसे पहला है ITC का रूल। ITC के रूल में बैंकिंग कंपनी के रिलेटेड दिया है कि 17(4) जो सेक्शन है और 17(2) जो सेक्शन है 100% अगर हम ITC लेते हैं तो क्या, और 17(4) के अंदर अगर ऑप्शन लेते हैं हम 50% पे करने की तो क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि नॉन बिजनेस पर्पस का ITC बैंक ने नहीं लेना है। 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट जो फूड और जो
रेंट कार वगैरह जो रहते हैं उसके इनको यहाँ पर आईटीसी बैंक को भी नहीं मिलेगा, और जो बच गया है वही आईटीसी को 50% के रेशो के लिए कवर अप करना है, और 50% का जब रेशो निकालेंगे तो वो हिसाब से 3B और GSTR 2 में जाना चाहिए, और वही हिसाब से आगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये रूल 38 था। फिर है रूल 47। रूल 47 है टैक्स इनवॉइस का टाइम का। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि बैंकिंग कंपनी के केस में 45 डेज तक का टाइम पीरियड है। नॉर्मल सी में 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, तो बैंक को 15 दिन ज़्यादा मिलते हैं इनवॉइस इशू करने के लिए या और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन इशू करने के लिए। और अगर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस है तो उनको क्वार्टर एंड तक वो इनवॉइस या डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं। फिर रूल 54 है। रूल 54 के अंदर यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, उसका ISD रजिस्ट्रेशन है क्योंकि उनको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये केस के अंदर वो कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, और वो सीरियली नंबर नहीं रहा, जो भी नंबर बैंक देना चाहती है वो चलेगा। फिर रूल 54(2) है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बैंक्स के लिए। यहाँ पर टैक्स इनवॉइस स्पेशल केसेस का ये रूल है, और यहाँ पर ये दिया गया है कि बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस दे कैन इशू एट द एंड ऑफ द मंथ, physically or electronically signed, serially numbered or not numbered, containing the address of recipient or not, but containing the detail of taxable services and other details as per rule 46। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक जो है ये स्टेटमेंट भी इशू कर सकती है, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, पासबुक हो गया, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें वो टैक्स इनवॉइस के जगह पे यूज़ कर सकती है। तो ये एक छूट दी गई है बैंकिंग सेक्टर को कि टैक्स इनवॉइस नहीं भी इशू किया तो चलेगा। अब हम देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड ऑप्शंस डिटेल के अंदर एक चार्ट के रूप में। ये यहाँ पर हम देखेंगे कि बैंक को ITC क्लेम करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है कि 100% ITC ले लो। 100% ITC लेंगे तो आगे क्या करना है, फुल ITC मिलेगा टैक्सेबल सर्विसेज के लिए जो नॉर्मल डीलर के केस में करते हैं, और जो एग्जम्प्ट है, नील है और नॉन टैक्सेबल सर्विसेज है उसका ITC नहीं मिलेगा। तो फिर कॉमन क्रेडिट के ऊपर प्रोपोर्शनेटली रेशो निकालना पड़ेगा जो हम बाकी केसेस में करते हैं रूल 42 और 43 के हिसाब से। और एक बढ़िया ऑप्शन उनको दिया है कि कोई टेंशन नहीं, 50% ITC ले लो, बचा हुआ ITC छोड़ दो और टेंशन ख़त्म। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, और मैक्सिमम बैंक्स ने यही ऑप्शंस अवेल किए हैं 50% ITC लेने के। और ये जो 50% ITC है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच एप्लीकेबल नहीं होता है अगर दोनों अलग स्टेट रहे तो, क्योंकि दोनों का एक ही पैन नंबर रहेगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है ITC के केस में GST ऑडिट करते वक्त। अब देखते हैं शेड्यूल एंट्रीज, क्योंकि बैंक्स बहुत अलग अलग तरीके के सर्विसेज देती है, तो कौन कौन से सर्विसेज टैक्सेबल में आती है, कौन कौन सी सर्विसेज नॉन टैक्सेबल में आती है, ये एज ए GST ऑडिटर हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो लेट चेक। सबसे पहले तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन दी गई है, और उसका यहाँ पर सर्विस एंट्री भी दी गई है, इसको नील रेट ऑफ टैक्स लगेगा। पर कौन से इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट पेबल इन द मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड और डेट इनकर्ड इंक्लूडिंग डिपॉजिट, क्लेम और एनी अदर सिमिलर राइट और ऑब्लिगेशन, बट does not include any service fees or any other charge in respect of money borrowed or debt incurred or in respect of any credit facility which has not been utilized। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिपॉजिट्स है, लोन्स है, एडवांसेस है, इसका कंसिडरेशन जो रहता है सर्विसेज का वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट्स के रूप में रहता है, इसके लिए यहाँ पर नील रेट ऑफ टैक्स लगेगा। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अदर दैन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज होता है तो वो टैक्सेबल रहेगा 18% से, और बाकी लोन्स एंड एडवांसेस का इंटरेस्ट जो है वो नील रेट से जाएगा। अब चलते हैं दूसरा, कमीशन इनकम हो, DD का हो, बैंक गारंटी का हो, LC का हो या और कोई बिजनेस का हो, ये सीधा 18% से टैक्स होगा। फिर
कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज दे रहे हैं जैसा म्यूचुअल फंड एजेंसी वगैरह, तो यहाँ पर भी 18% इनकम के ऊपर जीएसटी बैंक को भरना पड़ेगा। और फिर आगे कोई एक्वायरिंग बैंक है जो सेटलमेंट करती है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, वो भी 2000 रुपये के सिंगल ट्रांजैक्शंस के नीचे, तो वहाँ पर नील रहेगा जो भी चार्जेस बैंक लगाएंगे एक में को उस केस के अंदर स्पेसिफिकली। फिर अटल पेंशन योजना का कोई कलेक्शंस है तो उसके ऊपर नील जीएसटी है। फिर पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स अगर कुछ है तो वहाँ पर भी नील जीएसटी है। फिर बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में जो भी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर है, अगर वो रूरल एरिया ब्रांच के अंदर सर्विसेज दे रहा है तो नील है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्बन के अंदर अगर बैंकिंग बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट है तो उसकी सर्विसेज टैक्सेबल होने वाली है। आगे रिवर्स चार्ज के वक्त हमको काम में आएगा ये। फिर जनधन योजना के रिलेटेड कोई बैंकिंग के बेसिक सर्विसेज के लिए अगर कोई है तो वहाँ पर नील रेट ऑफ टैक्स है बैंक को। फिर क्या बच गया? चेकबुक चार्जेस, पासबुक, एटीएम चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग, एनुअल रिन्यूअल अकाउंट्स, कैश हैंडलिंग चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, आरटीजीएस, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, लॉकर रेंट, इन सबको 18% जीएसटी लगेगा बैंक्स के केस में। तो बैंक ऑडिट के वक्त जो भी इंटरेस्ट छोड़कर इनकम मिल रहा है उसको गौर से देखें, वो 18% में जा रहा है या नील रेट में जा रहा है, उसकी स्पेसिफिक एंट्री चेक करें और फिर बाद में ही कमेंट करें। अब आगे कुछ बैंकिंग कंपनी जो है ये इंश्योरेंस का भी बिजनेस करती है, उसका लाइसेंस अगर उन्होंने लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोविजंस है वो भी उनको लग जाएंगे। और अगर नहीं लिया है तो वो इंश्योरेंस एजेंट बोल के काम कर रहे होंगे, और इंश्योरेंस एजेंट बोल के काम कर रहे होंगे, कमीशन मिल रहा होगा, तो एज ए इंश्योरेंस एजेंट वो इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम के अंदर टैक्स भरेगी और वो उस बैंकिंग कंपनी को नहीं एप्लीकेबल होगा। जनरली ये कोऑपरेटिव बैंक्स की वगैरह इसके अंदर ये हमको ट्रांजैक्शंस देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं हम आरसीएम जो बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड है। बाकी आरसीएम के प्रोविजंस भी लगते हैं पर मोर स्पेसिफिकली बैंकिंग का हम देख रहे हैं। तो एडवोकेट के सर्विसेज ब्रांचेस के अंदर भी ली जाती है, बैंक्स में ली जाती है, तो एडवोकेट की फ़ीस के ऊपर बैंक को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये गौर से एक्सपेंसेस में चेक करें। आर्बिट्रेबल ट्रिब्यूनल के सर्विसेज में भी बैंक्स को ही आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। रिकवरी एजेंट्स के केस के अंदर भी ये बैंक को ही आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। रिकवरी एजेंट फिर पिग्मी एजेंट हो या लोन्स एंड एडवांसेस का हो या वो जो भी सर्विसेज दे रहा हो, उन सब केस के अंदर। फिर डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के केस में ये अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो आरसीएम में टैक्स बैंक को भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉडी कॉरपोरेट है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है तो वो खुद फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भरेगा। फिर बैंकिंग फैसिलिटर अगर कोई सर्विसेज दे रहा है बैंक को तो बैंक को उसके ऊपर आरसीएम में भरना है। सिर्फ यहाँ पर रूरल बैंक के केस में नील रहेगा, अर्बन बैंक के केस में लगेगा। फिर बाकी जो जीटीए के प्रोविजंस है, रेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये सारे स्पॉन्सरशिप के, ये एज इट इज़ आरसीएम के बैंकिंग कंपनी को भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब चलते हैं मेन एरिया जो ऑडिट के अंदर फोकस करना पड़ेगा, वो है टीडीएस। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स को टीडीएस एप्लीकेबल होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं होगा, प्राइवेट बैंक्स को नहीं होगा। तो ये जो टीडीएस के प्रोविजंस है ये 1/10/2018 से लागू है, सेक्शन 51 में है। तो बैंक्स पीएसयू बैंक्स को टीडीएस काटना है। टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज अगर उनको प्रोवाइड की जाती है और उसकी 2.5 लाख के ऊपर अगर वैल्यू होती है कॉन्ट्रैक्ट की तो टीडीएस काटना है बैंक ने 2% टीडीएस, 1% सीजीएसटी, 1% एचजीएसटी, इस रेट से टीडीएस काटना है। अब किसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा? एग्जाम सप्लाईज के ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सर्विसेज ले रहे तो नहीं लगेगा। फिर जीएसटीआर 7 ये रिटर्न उनको भरना पड़ता है टीडीएस का 10 दिन के अंदर। इसके 19-20 के अंदर कई बार ड्यू डेट्स बढ़ी है, वो 28 फरवरी तक ड्यू डेट आई थी जनवरी की। फिर बाद में एक नोटिफिकेशन भी आया है टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। तो कहाँ टीडीएस नॉट एप्लीकेबल होता है? तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच विद आउट ऑफ द स्टेट अगर सर्विसेज है तो नहीं लगेगा जीएसटी।
और एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू से भी नहीं लगेगा। और मार्च महीने का जो GSTR 7 है उसकी डेट 30 जून 2020 बढ़ा के दी है। तो एज अ ऑडिटर हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा TDS का चेक करते वक्त। तो आगे चलते हैं हम अब जो इम्पोर्टेंट कुछ AARs या कुछ जजमेंट्स है क्या बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड। तो एक मिलता है हमको गुजरात स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज का, गुजरात स्टेट का AAR है। ये GFC जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के डेफिनेशंस के अंदर आती है क्या नहीं, तो उस रिलेशनशिप के ऊपर ये था। और यहाँ पर AR के अंदर और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एप्लीकेंट जो है ये कुछ चार्ज नहीं कर रहा है फीस और एनी अदर चार्जेस, पर जो भी वो सर्विसेज देता है वो सर्विसेज के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वेदर GST विल बी चार्जेबल ऑन द नोशनल प्रोसेसिंग फीस अदर चार्जेस प्रोवाइडेड बाय GFC टू द स्टेट ओन्ड एंटिटीज़। तो ये यहाँ पर एक इशू ऐसा था कि जो रजिस्टर्ड पर्सन रहता है ये विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई सर्विसेज देता है रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन में तो उसका वैल्यू निकाल के टैक्स भरना है। तो यहाँ पर ये मैटर को एड्रेस करा गया और वहाँ पर ये बोला गया कि कंसिडरेशन पूरा इंटरेस्ट में है, सोल कंसिडरेशन है जो एग्जम्प्ट है, इसके लिए ये जो चार्जिंग फीस नहीं भी हो रही है तो वो कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा टैक्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट AR है GFC का। फिर बाद में नेक्स्ट जो AR है वो अगर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट तो वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का, जो एपिलेट अथॉरिटी के अंदर भी AR गया था। और ये AR काय के लिए है, ये पेनल चार्जेस और पेनल्टी कलेक्टेड बाय द बैंक from the borrowers or customers who have defaulted in EMI and delayed the payment of EMI, इसके ऊपर GST लगेगा क्या। तो यहाँ पर ओपिनियन ये दी गई कि यस पेनल चार्जेस और पेनल्टी के ऊपर एप्लीकेंट को बोरोवर से जो भी वसूल किया है डिले इन EMI तो उसके ऊपर उनको GST भरना पड़ेगा। पर आगे हम एक सर्कुलर भी देखेंगे जो है 28 जून 2019 का सर्कुलर। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेनल चार्जेस एंड पेनल इंटरेस्ट। तो ये एक आप सबको ध्यान में रखना है, आगे हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा कि हम क्या इशू डिस्कस करने वाले हैं। फिर आगे इम्पॉर्टेंट सर्कुलर्स, इम्पॉर्टेंट सर्कुलर के अंदर एक पब्लिक सेक्टर लेंडिंग सर्विसेज ये बैंकिंग के सर्विसेज में आती है, इसके ऊपर GST का एग्जम्पशन नहीं है, 18% रेट से GST बैंक्स को भरना पड़ेगा, ऐसा सर्कुलर आया था जो बैंकिंग कंपनी के रिलेटेड है। फिर एजेंट रिलेशनशिप आई थी ऑक्शनर के साथ में, तो उन्होंने बता दिया कि ऑक्शनर ये इंडिपेंडेंट सर्विसेज दे रहा है ऑक्शनरिंग सर्विसेज के, तो वो एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। ये क्लैरिफिकेशन था कि जो एडिशनल पेनल इंटरेस्ट है और पेनल चार्जेस में क्या डिफरेंस है। तो आप ध्यान से देखिए, पेनल इंटरेस्ट एंड पेनल चार्जेस ये दोनों अलग कंसेप्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या दिया था कि इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द ट्रांजैक्शन ऑफ लीवी ऑफ एडिशनल एंड पेनल इंटरेस्ट, एडिशनल ऑब्लिक पेनल इंटरेस्ट does not fall within the ambit of 5E, यानी agreeing to the obligation to the refrain from an act or to tolerate an act or an act. तो levy of additional penal interest satisfy the definition of interest, hence no GST is leviable. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है जिसको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, पेनल चार्जेस बोल के कलेक्ट करेंगे तो GST लग जाएगा, पेनल इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे तो नहीं लगेगा। तो एज अ ऑडिटर कई बार ये इशू आ सकता है, पेनल इंटरेस्ट का क्या, तो पेनल इंटरेस्ट पे नो GST, पेनल चार्जेस यस, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। और फिर आगे एक RCM की सर्विसेज है बिजनेस फैसिलिटेटर की, तो उसका कैसा वैल्यूएशन करना है, तो पूरी वैल्यू जो चार्ज करता है फैसिलिटेटर उसके ऊपर RCM में वैल्यू निकालना है। तो ये वो एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया था।
फिर रूरल बैंक का डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट को एग्जम्प्ट है, तो जो भी आरबीआई के नॉर्म से वो हिसाब से रूरल बैंक डिफाइन होगी। फिर आगे सर्कुलर आया था कि ई इनवॉइसिंग और क्यूआर कोड जो है ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो आरबीआई के केस के अंदर हमको आगे दिया है। अब चलते हैं हम आगे एफएक्यूज के ऊपर। इम्पॉर्टेंट एफएक्यूज जो बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड है, कई सारे एफएक्यूज है पर उसमें के इम्पॉर्टेंट हम यहाँ लेते हैं। अब यहाँ पर पहला एफएक्यू क्या है कि जो ये 50% का रेशियो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा इंटर बैंक के लिए, इंटर ब्रांचेस के लिए सेम पैन के अंदर, तो 100% आईटीसी मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है क्या? यस, एप्लीकेबल हो जाता है। फिर बैंक जो बैंक चार्जेस कलेक्ट करती है उसका इनवॉइस नहीं देती तो चलेगा क्या? यस, बैंक इज़ डूइंग करेक्ट। टैक्स इनवॉइस नहीं भी इशू किया तो चलेगा, सिर्फ GSTR1 में वो आना चाहिए क्योंकि रेसिपिएंट को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो डीएसए बोल के अपॉइंट हुआ है तो क्या? तो आरसीएम के केस में बैंक को पैसा भरना पड़ेगा, इंडिविजुअल डीएसए के केस में 18% आरसीएम के अंदर। फिर सिक्योरिटी सर्विसेज दी है पुलिस डिपार्टमेंट ने तो क्या? यस, आरसीएम भरना पड़ेगा सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर बैंक्स को। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई ब्रांच है जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के जगह के अंदर है तो वहाँ पर भी आरसीएम भरना पड़ेगा रेंट सर्विसेज के ऊपर। तो बैंक के प्रीमाइसेस का लैंडलॉर्ड कौन है ये बैंक ऑडिट में चेक करे, अगर वो लोकल अथॉरिटी है तो आरसीएम भरना पड़ेगा। फिर एटीएम को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में लेना है क्या? नहीं लेना है, ये यहाँ पर दिया गया है। फिर जो एग्जम्प्ट इंटरेस्ट है वो नॉन जीएसटी सप्लाईज में GSTR1 और 3B में बताना है क्या? यस, वो बताना है। फिर बाद में जो डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहे हैं उनको सीरियल नंबर्स वगैरह चाहिए क्या? तो यहाँ पर दिया है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनवॉइस छोड़ के कंसोलिडेटेड वो डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं, उसमें GST नंबर वगैरह चाहिए, उतना ही सिर्फ दिया है। तो बैंक पासबुक, बैंक चार्जेस और GSTR1 के अंदर वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इतनी ही कंडीशन यहाँ पर है। फिर सेल्फ इनवॉइस आरसीएम का इशू करना है क्या? यस, बैंक को भी सेल्फ इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है। फिर जो भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है एटीएम के लिए, इक्विपमेंट्स यहाँ से वहाँ, तो वो सप्लाई होगा क्या? नहीं सप्लाई होगा, डिलीवरी चलन के बेसिस पे वो मटेरियल मूवमेंट कर सकती है बैंक। बिल ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट के लिए इशू करना है क्या? क्योंकि एग्जम्प्ट सर्विसेज है तो यहाँ पर दिया है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, इंटरेस्ट यही सफिशिएंट है एज ए डॉक्यूमेंट। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट थर्ड पार्टी के लिए जो लिया जाता है और वो एक पर्टिकुलर एचओ में लिया जाता है सर्विस और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाती है, जैसे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फीस ये पूरे बैंक के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। तो रीजन्स और ब्रांचेस के अंदर इसका अलोकेशन होता है तो ये सप्लाई माना जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सनस के केस के अंदर भी, और इसका आईटीसी फुल मिलेगा और इसका टैक्स इनवॉइस भी करना पड़ेगा, तो ये क्रॉस चार्ज के इसमें ये आ जाता है। फिर बैंक अगर गोल्ड सिल्वर के कॉइन बेचती है तो उसका अगर अलग रजिस्ट्रेशन लेती है तो फुल आईटीसी मिलेगा, नहीं तो 50% ही आईटीसी मिलेगा जनरल बैंकिंग के वजह से। फिर जो भी सप्लाई हो रहा है फ्रॉम वन रजिस्टर्ड बैंकिंग कंपनी टू अदर तो यहाँ पर 100% आईटीसी मिलेगा, और इंटर ब्रांचेस के लिए क्योंकि वो पैन नंबर एक ही है तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट 100% आईटीसी मिलेगा, 50% के रेशियो में नहीं आएगा। फिर जो भी एग्जम्प्ट और टैक्सेबल का अगर 100% आईटीसी के रूल में जाते हैं तो हमको रिवर्सल करना है और वो हमको रूल 42 और 43 के हिसाब से रेशो से कैलकुलेट करना है। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड हमने देख लिया था कि जो अकाउंट होल्डर है उसका जो एड्रेस है वही एड्रेस माना जाएगा प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट के लिए। फिर आगे चलते हैं हम, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे हिसाब से और भी, तो वो है नीचे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कौन से इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जैसे डेरिवेटिव्स है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी डेब्ट्स है, तो ये सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। फिर नीचे जो दिए हैं ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट सर्विसेज के अंदर ऐड होगा, तो वो है कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिट्स, रेपोज
कोलेट्रल बोरोइंग, डिस्काउंटिंग एंड इनवॉइसिंग ऑफ चेक्स, फिर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट सच एज डिबेंचर्स, बॉन्ड, ईटीसी। तो ये सर्विसेज में इंटरेस्ट और उसमें जाएंगे तो एग्जम्प्ट सर्विसेज है तो नो जीएसटी लेविएबल। फिर आगे जो दिए गए हैं कि कोई लेट चार्जेस कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जीएसटी लग जाएगा। फिर फाइनेंशियल लीज अगर है तो अगर उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट है तो जीएसटी नहीं लगेगा, अगर नॉन इंटरेस्ट कंपोनेंट है, सेल और परचेज ऑफ असेट होती है तो जीएसटी लगेगा। फिर एनपीए अकाउंट्स, अब ये एनपीए अकाउंट्स के अंदर जनरली इनकम रिवर्सल हम कर देते हैं, पर अगर उसके अंदर कुछ चार्जेस डाले हैं जिसके ऊपर जीएसटी भरा है तो ये जो जीएसटी है वो ऑलरेडी पेड है, ये बैड डेट्स के केस में ये रिवर्स नहीं हो सकता, जो ट्रेड पार्लेंस में करते हैं तो इट कैन नॉट बी एडजस्टेड। तो जीएसटी में रिवर्सल नहीं होगा अगर एनपीए अकाउंट्स के प्रोसेसिंग चार्जेस पे जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है तो। अब आगे हम चलते हैं क्रॉस चार्ज के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस के ऑडिट्स कर रहे हैं, तो इंटर स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो क्रॉस चार्ज का यहाँ पर कंप्लायंस हो रहा है क्या नहीं ये देख लेना चाहिए। स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर के लिए ये नहीं आएगा, पर सेंट्रल एंड रीजनल ऑडिटर के केस में ये देख लेना चाहिए। फिर रीपर्चेज असेट्स है जो ऑक्शंस करके बेचती है, अगर टाइटल और पोजीशन उनके पास है बैंक के पास तो उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा, वो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये एफएक्यू थे। अब चलते हैं हम आखिरी में फटाफट देख लेते हैं कि क्या चेकलिस्ट है बैंक ऑडिटर के पास जीएसटी का देखने के लिए। तो पहले तो ये देखें कि हम एचओ का ऑडिट कर रहे हैं, क्या आरओ का कर रहे हैं, क्या ब्रांचेस का कर रहे हैं, वो हिसाब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख ले। अगर ब्रांच है तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आ गई है क्या नहीं आई है। फिर अगर स्टेट वाइज देख रहे हैं तो उस स्टेट में सारे ब्रांचेस कवर हुई है क्या नहीं है, सारे एड्रेसेस आए हैं क्या नहीं है। फिर एसएससी कोड और एचएसएन कोड रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रॉपरली दिए कि नहीं, कोई नई ब्रांच खुली है तो उसको ऐड किया है क्या नहीं, मर्जर्स हुए हैं तो वो मर्जर्स वाली भी ब्रांचेस इसमें आई है क्या नहीं आई है, वो भी देखना ज़रूरी है। फिर टैक्स इनवॉइस के जगह पे कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस दे रहे हैं या और कोई सर्टिफिकेट या पासबुक या जो भी हम बैंक एक डॉक्यूमेंट दे रही है, वाउचर दे रही है, तो वो चेक कर लेना चाहिए जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है। फिर ये सारे के सारे जीएसटीएन नंबर कस्टमर्स के उन्होंने लिए है कि नहीं और उसका वैलिड डॉक्यूमेंट्स के रूप में जीएसटीआर 1 में और 3B में जा रहा है कि नहीं ये भी देख लेना चाहिए। फिर इनकम के केस में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मिसलेनियस इनकम लेजर हमको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जो भी सोर्स आ रहा है उसको स्क्रूटिनी करे कि जो भी रिसिप्ट आ रही है उसकी टैक्सेबिलिटी देखे, उसका क्लासिफिकेशन देखे, उसका कंप्लायंस देखे, फिर वो इंटरेस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है और वो हिसाब से इसके टैक्स का इम्पैक्ट निकाले। तो मिसलेनियस इनकम का लेजर गौर से देखिए, क्योंकि बैंकिंग के अंदर बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड होती है जो टैक्सेबल हो जाती है। तो एक एक करके अगर देखते हैं तो इंटरेस्ट इनकम के केस में जो लोन्स एंड एडवांसेस है उसके ऊपर एग्जम्पशन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के सर्विसेज पे वो टैक्सेबल हो जाता है। फिर कमीशन इनकम अगर देखते हैं तो इसके एग्रीमेंट ज़रूर देख ले और वो हिसाब से पूरा चेक करें, और कमीशन के ऊपर जीएसटी बैंक पे कर रही है क्या नहीं कर रही है ये भी गौर से देखें, क्योंकि जीएसटी लग जाता है। फिर 31 मार्च 2020 को जो भी जीएसटी पेएबल है उसका नेट ऑफ करके एंट्री आई है क्या नहीं वो भी देख ले। फिर आईटीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटीसी के अंदर स्टेट वाइज नंबर रहेगा, वो रीजनल और एचओ लेवल पे रिटर्न जाते होंगे, ब्रांचेस से रिपोर्ट निकलती होगी, तो जो भी ब्रांचेस से रिपोर्ट निकल रही है उसमें आईटीसी बैंक ने लिया है 50%, बचा हुआ लैप्स किया है कि नहीं किया है ये प्रॉपरली ब्रांच ऑडिटर ने चेक कर लेना चाहिए। सूटेबल डिस्क्लोजर सूटेबल रिपोर्ट सॉफ्टवेयर से निकलती है आईटीसी की, वो चेक कर लेना चाहिए। इसमें फूड रेंट इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर 50% का रेशियो प्रॉपरली कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है ये पूरा कंप्लायंस देख लेवे और वो हिसाब से देखे। और अगर कोई एक्स्ट्रा आईटीसी लिया है उसका कुछ रिवर्सल है तो सेक्शन 50 का भी इंटरेस्ट का मार बैठ सकती है, वो भी देख ले। सबसे मेन आगे देखेंगे एक्सपेंसेस, किसमें रिवर्स चार्ज जैसा रिकवरी एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट्स, जीटीए, एडवोकेट,
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसके ऊपर आरसीएम भर रही है कि नहीं भर रहा है। डेप्रिसिएशन के अंदर जो भी कैपिटल असेट्स है उसके अंदर जो 50% जीएसटी का कंपोनेंट है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, बचे हुए 50 का आईटीसी का क्रेडिट ले रहे हैं, तो वो भी एक बार चेक कर ले। फिर इंटर ब्रांच और कुछ अकाउंट ट्रांजैक्शंस है तो क्रॉस चार्ज का कोई इम्पैक्ट है क्या वो देख ले वे। और इंपोर्ट्स है, फॉरेक्स वाली कोई ब्रांच है तो वहाँ पर जीएसटी का कंप्लायंस प्रॉपर है क्या नहीं देखे। फिर ये भी देख लेवे कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस अगर है, जो रीजनल ऑडिटर है जो हेड ऑफिस को ऑडिट कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस चार्ज का। फिर रिटर्न्स ये स्टेट वाइज जाएंगे तो आरओ ऑडिट के अंदर हमने 3B भी देख लेना चाहिए बरोबर जा रहा है कि नहीं। ब्रांच से रिपोर्ट जनरेट सही तरीके से जीएसटी की इनकम की हो रही कि नहीं वो भी चेक कर ले। GSTR1 के अंदर जीएसटी के प्रॉपर B2B ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्ट हो रहे क्या नहीं। कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन जनरली B2B को रहेंगे क्योंकि वो बिजनेस के रिलेटेड रहते हैं। एग्रीकल्चर एडवांसेस में नहीं रहेगा जीएसटी का इम्पैक्ट क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा आईटीसी का, पर इसमें वो आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हैं। तो बिजनेस एंटिटी के जीएसटीएन नंबर प्रॉपरली आए हैं कि नहीं, बुक्स के हिसाब से सारे रिटर्न गए हैं कि नहीं, ड्यू डेट में वो रिटर्न गए हैं कि नहीं चेक कर लेना चाहिए। GSTR2A आरओ लेवल पे होगा स्टेट वाइज, वो देख के आईटीसी का कंप्लायंस प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीडीएस के रिटर्न प्रॉपरली जा रहे हैं कि नहीं। 2.5 लाख के ऊपर के परचेजेस ब्रांच लेवल पे भी चेक कर ले, टीडीएस काट रही है ब्रांच और बाद में आरओ को ट्रांसफ़र करके आरओ आगे पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देख ले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक GS9 एंड 9C 17-18 का गया होगा उस स्टेट का, तो वो जीएसटी ऑडिटर कोई और हो सकता है तो वो ज़रूर देख ले क्योंकि पुराना कंप्लायंस देखेंगे। 18-19 का ऑडिट अभी तक नहीं गया होगा तो वो भी ले ले तो हमको बेटर इंसाइट मिल जाएगा ऑडिट के लिए कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं जीएसटी के। तो ये था हमारा पूरा लेखा जोखा। तो अब कंक्लूजन के तौर पर जीएसटी और बैंक ऑडिट ये दोनों कॉम्प्लेक्स एरिया है, ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है। स्टैट्यूटरी बैंक के केस के अंदर, ब्रांच के केस के अंदर, सेंट्रल लेवल पे, रीजनल लेवल के ऊपर क्या चल रहा है उनको नॉलेज अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जीएसटी का इम्पैक्ट का एक छोटा सा एक अटेम्प्ट। तो आपको एज ए रीडर इसके फीडबैक्स कुछ भेजने हैं तो fca.umesh.sharma@gmail के ऊपर और 9822079900 के ऊपर आप ज़रूर भेज सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग टू दिस। तो हमने ये देखा कि जीएसटी बैंक ऑडिट के अंदर एक बड़ा एरिया हो जाता है, तो ब्रांच ऑडिटर को भी ध्यान देना है, रीजनल ऑडिटर को भी ध्यान देना है और हेड ऑफिस को भी ध्यान देना है कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आता है। विद दिस वर्ड्स, thank you for the listening.